Welcome students, this is the UG learning classes. This is the class of chemistry which is based on the one liner fact. जो अपन ने वन लाइनर फैक्ट की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें अपनी ये क्लास है। और अगर आपको पुरानी वीडियोस पे विजिट करना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे भी दी है और लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी दी हुई है। Hello student, this is the 8th class of chemistry which is based on coordinate compound. Okay, coordinate compound, those compound which having a coordinate bond. There is the metal ion and the ligand at ion are the present. ठीक है, फर्स्टली वी वर गोइंग टू द फर्स्ट फैक्ट। क्लोरोफिल हैज़ द मैग्नीशियम एलिमेंट। सभी जानते हैं कि पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल मिलता है। उस क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम आयन होता है वो एज अ कीलेटिंग एजेंट की तरह उस क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, तो दैट इज द मैग्नीशियम एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहर सॉल्ट इज Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। मोहर सॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2SO4 होल थ्राइस NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ठीक, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। EDTA इज यूज्ड for the estimation of calcium 2+ and the magnesium 2+ ion in a hard water। अगर हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसके लिए अपन कौन सा लिगेंड यूज करते हैं? दैट इज EDTA। ओके, फोर्थ नंबर के फैक्ट पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। वर्नर्स थ्योरी सभी ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज की बात की है। तो उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है। मतलब अगर आप कोई भी सॉल्वेंट में उसको मिक्स करते हैं तो वो आयन में क्या हो जाती है? डिसोसिएट हो जाती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में प्राइमरी जो होती है वो आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी कैसी होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है, मतलब आयोनाइज नहीं होती है। ओके, फिफ्थ नंबर के फैक्ट पर चलते हैं। एक आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया है पीटी का और कॉपर का, और दूसरे में कॉपर का और पीटी का एक और आपको कंपाउंड दिया है। तो उसके में बताया गया है दिस इज द नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स अपन ने पढ़े हुए हैं, बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, लिगेंड आइसोमर्स। ये सारे आइसोमर्स तो होते हैं, जानते हैं आप सभी। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो ऊपर के जो कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसमें प्लैटिनम और कॉपर के बीच में इंटर एक्सचेंज हुआ है। और यहाँ पे आपने देखा है कि पहले में पीटी है, दूसरे में कॉपर है। तो आपने देखा है इसमें सेंट्रल मेटल आयन की पोजीशन क्या हुई है? आपस में इंटरचेंज हुई है। इस कारण से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ओके, तो इस कारण से इस आइसोमर्स को अपन कौन सा आइसोमर बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, मेटल आयन का एक्सचेंज हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो उसको अपन कौन सा आइसोमर बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलते हैं। ओके, सिक्स नंबर के फैक्ट पर चलते हैं। द सेंट्रल एटम और आयन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ लुईस एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है वो कैसा होता है? लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रॉन की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसमें क्या होता है? लिगेंड क्या करता है? सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब सेंट्रल मेटल आयन क्या कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कैसा होगा? एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, 7 नंबर के फैक्ट पर चलते हैं। द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू द चिलेशन इज कॉल्ड द चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट सभी ने पढ़ा हुआ है। एंड पिंजर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, काफ़ी पैक्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा हो जाता है? उस कारण से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चिलेशन होगा, जितना ज़्यादा चिलेट इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। ठीक है, क्योंकि पिंजर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। पिंजर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से उसको तोड़ना क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा। तो इस कारण से जितना ज़्यादा चिलेशन होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? स्टेबलाइज होगा।
8 नंबर के फैक्ट पर चलते हैं। 8 नंबर का फैक्ट बोलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टेक प्लेस ओनली इन द होमोलैक्टिक लिगेंड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो भी लिगेंड होगा वो कैसा होगा, होमोलैक्टिक होगा। होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक आपने दो तरह के लिगेंड्स पढ़े हुए हैं, जिसमें से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन से लिगेंड्स मिलते हैं, जनरली होमोलैक्टिक लिगेंड्स मिलते हैं। ठीक है। 9 नंबर का फैक्ट है टर्नेस ब्लू इज द फेरस फेरी साइनाइड। ओके, फेरस फेरी साइनाइड का कलर कैसा होता है, टर्निश ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कलर का होता है वो, टर्नबल्स ब्लू की तरह होता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फैक्ट है अपना 10th नंबर का फैक्ट, EDTA यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग। अगर लेड पॉइजनिंग होती है तो उसमें अपन कौन सा लिगेंड यूज़ करते हैं, दैट इज EDTA। ठीक है। ऐसे हार्ड वाटर के लिए भी अपन ने 3rd नंबर का फैक्ट पढ़ा था कि 3rd नंबर फैक्ट में अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी हो किसमें, हार्ड वाटर में, तो भी अपन EDTA यूज़ किया जाता है। और लेड पॉइजनिंग है तो भी अपन EDTA बहुत अच्छा क्या होता है, कीलेट फॉर्मेशन कर लेता है, क्योंकि डाइडेंटिक लिगेंड है, इस कारण से बहुत अच्छा डिलीशन हो जाएगा और उतना स्पीड से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और वाटर से या किसी भी लिक्विड से उसको अपन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, आई थिंक ऑल द क्वेश्चन वी हैव डन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट स्लाइड के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू क्लास। Thank you student. I hope you like this video. So do like, share and comment and subscribe my channel. Thank you.